तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कंपनी ओपन अप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन अप करी कंपनी फिजी ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले आज की क्लास में हमें ये सीखना है कि जब हम कंपनी को ओपन अप कर लेते हैं तो जितनी भी एंट्रीज हमने करी हैं अगर हमें वो देखनी है, जितनी भी एंट्रीज हमने करी है अगर वो मुझे एक बारी में देखनी है तो कैसे देखते हैं। इसके लिए हमें डिस्प्ले में जाना होता है। देन इसके बाद अकाउंट बुक्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, और यहाँ पे आता है डे बुक। इस पर आप क्लिक कर दो। डे बुक का मतलब क्या होता है? डे बुक का मतलब ही उसके नाम से जुड़ा हुआ है, डे बुक यानी कि दिन की किताब। अगर मैं एक पर्टिकुलर दिन की एंट्रीज देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है शो कैश बैलेंसेस, तो इसको आपको नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग डेट, अगर आपको 1 अप्रैल की ही सारी एंट्रीज देखनी है तो यहाँ पर भी आप 1 अप्रैल ही सेट कीजिए। बट मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग मुझे 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक का सारा काम देखना है, तो मैं 2 डेट्स को ऐसे रखूंगा और फिर यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो जितनी भी एंट्रीज होंगी जो भी अब तक मैंने करी है 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक, यानी कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 4 अप्रैल 2022 तक की सारी एंट्रीज आ जाएंगी। अब मैं जिस एंट्री पे जाना चाहूँ जा सकता हूँ, उस एंट्री में एडिटिंग करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेजर चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, अमाउंट चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक चीज अंडरस्टैंडिंग की है कि हम ये देख सकते हैं कि हमने काम कहाँ तक किया है। तो मैंने सैलरी तक की एंट्री कर ली थी, अब आगे की एंट्रीज मुझे करनी है ये वाली। तो यहाँ पर कुछ एंट्रीज हमारी रह गई थी, जैसे कि मैंने सैलरी की करके आपको दिखा दिया था, प्रीपेड इंश्योरेंस का करके आपको दिखा दिया था। ये तो एंट्रीज रह गई थी हमारी। 2500 पेड फॉर स्टेशनरी इन कैश एंड दिस वन। तो इनको फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2500 पे कर रहे हैं स्टेशनरी इन कैश। तो यहाँ पे हम जाएंगे बिजी में। पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ट्रांजेक्शन्स में जाना है, देन पेमेंट वाउचर और यहाँ पे ऐड। अगर हम पेमेंट वाउचर में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो उसका एक शॉर्टकट भी होता है जो कि राइट हैंड साइड में गिवन है। हमें बस F5 के साथ ऑल्ट दबाना है। ऑल्ट के साथ जब आप F5 का बटन दबाते हो तो यहाँ पे देखो एक ही झटके में पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। ये जो शॉर्टकट्स है इनको आप यूज कर सकते हो जो कि राइट हैंड साइड पे है। ऑल्ट के साथ हमें इनको एक्सेस करना है। तो पेमेंट वाउचर हमारा आ गया, मैंने एंटर किया। यहाँ पे डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन पूछ रहा है, तो डाला मैंने 4 अप्रैल। इसके बाद मेरे से पूछ रहा है पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड मैंने डाला कि मैं कौन से पेमेंट मोड से कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कैश से हम कर रहे हैं पेमेंट, सो सिंपली आई विल पुट कैश देयर। इसके बाद ये मेरे से अकाउंट पूछ रहा है कि मैं पेमेंट कर किसकी रहा हूँ। तो पेमेंट हम किसकी कर रहे हैं? स्टेशनरी की, तो मैं लिखूंगा STA। और यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मुझे एक लेजर दिख रहा है, तो मैं इसको एंटर करूंगा एंड यहाँ पे डाल दूंगा 2500। ठीक है, अब मैंने F2 किया और मैंने यहाँ पे इस बार कोई नरेशन नहीं डाली है क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें सिखानी है। इस बार यहाँ पे मैंने नरेशन इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं चाहता हूँ नरेशन ऑटोमेटिकली आए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसको पहले सेव कर लेता हूँ। अब हम सीखते हैं कि नरेशन एंट्री में ऑटोमेटिकली कैसे आती है। इसके लिए मैं जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, देन कॉन्फ़िगरेशन, देन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूटिलिटीज में आता है जहाँ तक मुझे पता है, देखना पड़ेगा थोड़ा। 1 सेकेंड, लेट मी रीचेक। एडमिनिस्ट्रेशन, देन इसके बाद मास्टर्स एंड दिस वन स्टैंडर्ड नरेशन। कई बार क्या होता है कि कोई ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन तक हमें लगता है सारे ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन में ही है, इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर्स के अंदर स्टैंडर्ड नरेशन, जिसका मतलब यही होता है कि मैं एक नरेशन को स्टैंडर्डाइज करना चाहता हूँ कि जब भी मैं एंट्री करूँ ये नरेशन अपने आप आए। बार बार हम थक चुके हैं बीइंग 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 टाइप कर करके। इस पर आप एंटर करो, ऐड करो, और यहाँ पर आप नरेशन वाउचर वाइज डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मैंने पेमेंट वाउचर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने नरेशन डाल दी, बीइंग अमाउंट पेड। अब ये तो पक्की बात है कि जब भी मैं पेमेंट वाउचर यूज करूंगा अमाउंट पेड करने की वजह से ही करूंगा। तो इसलिए इतनी चीज मैंने लिख दी, और इसके बाद जो भी चीज मुझे लिखनी होगी वो मैं लिखता रहूंगा। इसको मैंने सेव किया। इसी तरीके से जैसे ही मैंने पेमेंट का किया, अब वक्त है रिसिप्ट का करने का। अगर यदि कोई मैं रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करूंगा तो वहां पे क्या होगा? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। हमेशा यही होगा कि कुछ ना कुछ मैं अमाउंट रिसीव्ड कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो बार बार ये टाइप लिखने में, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। इस चीज को हम प्री डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, सेव। इसके अलावा कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा वाउचर की जहां तक बात है वहां पर मैं मेक श्योर नहीं कर सकता कि क्या होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड,
तो हो सकता है कैश डिपॉजिट हो सकता है कैश बैंक से निकाला जा रहा हो। तो यहाँ पर मैं एक और नरेशन डाल देता हूँ छोटी सी भी, कैश विड्रॉल। तो मैंने दो नरेशन सेट कर दिए इसके लिए, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। यदि ऊपर वाली यूज होगी तो मैं ऊपर वाली यूज करूंगा, नीचे वाली यूज होगी तो नीचे वाली। और जिस वाउचर का आपको लगता है ना कि उसकी एंट्री आप लगातार करते रहते हो, उसकी नरेशन आप पहले से सेट करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब नरेशन तो सेट कर ली, नॉलेज तो ले ली, अब उसका एक्सपीरियंस ले लेते हैं। ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाकर मैं पेमेंट में गया, और यहाँ पे मैं मॉडिफाई में जाऊंगा। मॉडिफाई में मैं इसलिए गया आयुषी, क्योंकि जो एंट्री मैंने करी है मुझे उसी को ही नरेशन देनी है। तो जैसे ही मैं मॉडिफाई में जाकर एंटर एंटर करता हूँ, तो बिजी सॉफ्टवेयर मेरी लास्ट एंट्री जो मैंने अभी अभी की है उसको दिखा देगा। देखो वही आई। वही आई ना। तो यहाँ पे मैंने एंटर एंटर किया, यहाँ से मैंने F2 दबाया, यहाँ से मैं आया लॉन्ग नरेशन के अंदर। और यहीं पे देखो एक शॉर्टकट की गिवन है F4 स्टैंडर्ड नरेशन, छोटा सा जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर आपको दिखा रहा है, F4 स्टैंडर्ड नरेशन। मैंने F4 का बटन प्रेस किया, और जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को नरेशन दिखा रहा है बीइंग अमाउंट पेड। मैंने कहा हाँ मुझे ये यूज करनी है, सेलेक्ट करो उसको, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अपने आप लिखा होने से क्या हो रहा है कि मेरे को इस पे बार बार टाइप करने की अब जरूरत नहीं है। बीइंग अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मैं फॉर लिखकर आगे बढ़ जाऊंगा। तो बीजी का ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है स्टैंडर्ड नरेशन का, जिससे कि हम अपनी नरेशन को पहले से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको बाद में यूज कर सकें। बार बार बीइंग लिखने के चक्कर से अब हम फ्री हो चुके हैं। समझ में आ गया? आया ना? यस सर। आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35,000 हम पे कर रहे हैं टेलीफोन बिल के बाय चेक नंबर दिस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। थर्सडे नाइट क्लास में मैंने आपको ये सब बताया था, बस ये एंट्री रह गई थी। 35,000 पे हम कर रहे हैं इसके टेलीफोन बिल के, चेक नंबर भी गिवन है, एंड आईसीआईसीआई बैंक से कर रहे हैं। तो शॉर्टकट क्या था पेमेंट वाउचर का? Alt F5। यहाँ से हम देख के उतार सकते हैं शॉर्टकट। अब यहाँ पर हमने एंटर किया, पेमेंट मोड हमारा बैंक है क्योंकि बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। अकाउंट यहाँ पे हम डालेंगे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। ये टेलीफोन बिल का अमाउंट पेंडिंग है जिसको हमें पे करना है, इसको हम एंटर अप करेंगे। एंड जो अमाउंट है जो हम पे करेंगे वो है टोटल 35,000। और आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हो कि करंट बैलेंस में 35,000 दिखा रहा है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो मैं इसको 35,000 को एंटर करूंगा। इंस्ट्रूमेंट टाइप में मैं रखूंगा चेक, क्योंकि मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ। एंड इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर है हमारा 101202, यहाँ पे दिखा रहा है। इसको मैं यहाँ पे एंटर अप कर देना है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। F2 किया, नरेशन। अब मुझे नरेशन ऑटोमेटिक चाहिए, तो मैंने F4 का बटन दबाया, नरेशन मेरे पास आ गई। एंटर किया, नरेशन अपने आप लिखी हुई आ गई। बीइंग अमाउंट पेड फॉर टेलीफोन बिल बाय चेक। तो इससे आसानी मुझे ये हो रही है कि मैं आसानी से यू नो बीइंग वगैरह लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी नरेशन पहले से सेट है। बस मुझे उसको आगे एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, एंड सेव। साथ के साथ हम डिस्प्ले में जाकर थोड़ा सा बैलेंस शीट में भी जा सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी रिपोर्ट्स पे। तो जैसे ही मैं बैलेंस शीट में गया, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर जो लाइबिलिटीज थी तीन, तीन में से अब दो रहनी चाहिए। मैं इसको एंटर करके देखता हूँ, तो देखो अब दो ही लाइबिलिटीज हैं। पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर तीन लाइबिलिटीज थी, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग एएमसी। मैंने आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल की पूरी पेमेंट कर दी, इसीलिए देखो वो लाइबिलिटी यहाँ से गायब हो चुकी है। तो ऐसे भी हमें समझना है चीज़ों को कि कैसे हमारी बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ रहा है, तभी तो पूरी अकाउंटिंग हम सीख पाएंगे। जिन जिन क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करी थी उन क्रेडिटर्स के देखो बैलेंसेस भी यहाँ पे कम हो रहे हैं, जैसे रणबीर और गोस्वामी। ठीक है, जैसे जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से जब हम समझते हैं ना बैलेंस शीट को, तो हमें एक तो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट आने लग जाता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। 9,000 रुपीज हम पे कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग रेंट के कैश पे। 9,000 रुपीज 5 अप्रैल को। तो पहले मैं बैलेंस शीट में चले आता हूँ एक बार आपको दोबारा से वो दिखाने के लिए। जितना ज़्यादा जाते रहोगे उतना बढ़िया है, उससे क्या होगा ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब यहाँ से मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर गया, तो यहाँ पे दिख रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट है मेरा 16,500, बट मैं पे कर रहा हूँ केवल 9,000 रुपीज। ठीक है, 16,500 में से मैं केवल 9,000 पे कर रहा हूँ। ठीक है। इतने में से केवल 9,000 हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इतने में से हमारा 9,000 डिक्रीज हो जाएगा तो कितना बचेगा? 16,500 में से 9,000 घटा लो,
घटाओ। सेवन बताओ क्या थाउजेंड आएगा। 7,500। कैलकुलेटर यूज किया आपने? नो सर, दिस सोलह इज हजार पाँच वेरी सौ में से बिग। 9,000 घटाइए। सर 7,500 बताया तो। माय गॉड, वेरी गुड। अब बताया ना आपने, सेवन थाउजेंड फाइव पहले ही हंड्रेड बता दिया था। चलिए ऑल्ट F5 किया हमने। अब यहाँ पर हमें रखना है 5 अप्रैल। पेमेंट मोड हमारा आ जाएगा बैंक। बैंक आएगा, कैश आएगा? नहीं, कैश आएगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैश को ही रखेंगे। एंटर। अब यहाँ पर हमारा दिखाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, जिसका बैलेंस दिखा रहा है हमें 16,500। तो यहीं से अगर मैं 9,000 रुपीज़ पे करूँ और एंटर करूँ, तो मैं यहीं से देख सकता हूँ कि अब ये बैलेंस मेरा 7,500 रुपीज़ है। बहुत ही छोटा पिंक कलर में दिखाता है बिजी हमें, यानी कि बैलेंस शीट में भी जाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 7,500 इज द रिमेनिंग बैलेंस विच इज टू बी पेड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अभी तो हम 9,000 दे रहे हैं, रिमेनिंग हम बाद में दे देंगे। F2 दबाया, नरेशन के लिए F4 दबाया, बीइंग अमाउंट पेड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। दिस इज अ मैसिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 2 लाख रुपए हमें रिसीव हो रहे हैं सूरज लिमिटेड से। सूरज हमारा कोई डेटर होगा, इसीलिए वो पैसा हमें दे रहा है। चेक नंबर है ये, और उसका जो बैंक अकाउंट है वो है HDFC में। सो HDFC में उसने अपना अकाउंट होल्ड करके रख रखा है, वो उससे हमें पेमेंट कर रहा है, तो ये डिटेल भी हमें चढ़ानी है। जिस बिल के अगेंस्ट वो हमें पेमेंट कर रहा है वो है S3012, और जो चेक डिपॉजिटेड है वो ICICI में। तो पहले मैं आपको फटाफट से इसकी हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ से हम चूज करेंगे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। इसमें मैंने एंटर किया, और यहाँ पे ऑप्शन आता है बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि मुझे एक ही अकाउंट देखना है सूरज का, तो वन अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं सूरज लिख दूंगा। मुझे पेंडिंग देखने, सिंपली F2 करके मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि सूरज लिमिटेड का जो करंट बैलेंस है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो ये है। और ये दोनों के दोनों बिल हमारे पेंडिंग है। ठीक है। S3012 S4250, वो इस वाले बिल की हमें पेमेंट कर रहा है 2,25,000 वाले की। और कितना कर रहा है? 2 लाख रुपए। तो इसको अगर हमें और अच्छे से देखना है, तो यहाँ पर हम अमाउंट रिसीवेबल भी कर सकते हैं, सेलेक्टेड अकाउंट्स, और उसके बाद शो लिस्ट, एंड देन यहाँ पे सूरज। बहुत नीचे आएगा ये, थोड़ा सा और नीचे जाना है। सूरज लिमिटेड चेक बॉक्स को चेक करने के लिए स्पेस बार दबा दो या फिर टिक कर दो, और ओके कर दो। ओके। तो बैलेंस आ गया 3.5 लाख रुपए। एंड यहाँ पे मुझे देखना है, इसमें कुछ खास नहीं दिखा रहा, इसमें तो केवल अमाउंट रिसीवेबल आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल अगेन, and I want to see all account. Let's see all account bill wise combined, and F2. इंटरेस्टिंग। सूरज के 2 बिल्स पेंडिंग है और अबीर का एक ही बिल पेंडिंग है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे पिछले क्लास के अंदर मैंने अबीर से पेमेंट रिसीव करी थी शायद। हाँ देखो, अबीर से हमारी पेमेंट 1,30,000 वाली रिसीव हो चुकी है। अबीर के 2 बिल पेंडिंग थे, सूरज के भी 2 बिल पेंडिंग थे। अब अबीर का एक ही बिल पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पिछली क्लास में थर्सडे को मैंने अबीर से पेमेंट रिसीव करी थी। और सूरज के 2 बिल पेंडिंग है, S3012 S4250। तो सूरज अभी इस वाले बिल की हमें पेमेंट कर रहा है। इस तरीके से भी मॉनिटर करना है आपको ट्रांजेक्शन को। तो हमने क्या करा, एंट्री पास नहीं करी, बल्कि पहले एंट्री पास करने से ये देखा कि एक्चुअल में हमारे बुक्स में उसका बैलेंस कितना है। तो सूरज एक्चुअली में जो हमें 2 लाख रुपए दे रहा है ना, वो 2,25,000 रुपए जो पेंडिंग है उसके, उसमें से 2 लाख दे रहा है, तब भी 25,000 उस वाले बिल के रह जाएंगे। ये समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है। अब यहीं से हम रिसिप्ट वाउचर पे भी एंट्री पास कर सकते हैं। मजे की बात तो ये है, एस्केप 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 करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से अगर मैं शॉर्टकट की प्रेस करूं Alt F6, तो देखो हम रिसिप्ट वाउचर में आ गए। डायरेक्ट रिसिप्ट वाउचर में आए, मैंने एंटर किया, यहाँ पे नरेशन डाली, सॉरी नरेशन कह रहा हूँ, डेट 5 अप्रैल, और यहाँ से रिसिप्ट मोड लिया मैंने बैंक। इतनी बड़ी अमाउंट तो बैंक में ही रिसीव हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अकाउंट में आ जाएगा सूरज, एंड सूरज के जो बिल पेंडिंग हैं वो 2 हैं, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है 2 लाख रुपीज।
क्योंकि एक्चुअल में 2 लाख रुपए दे रहा है। अब यहाँ पर मेथड पे हमें लेना होता है स्पेस बार दबा के एडजस्टमेंट, क्योंकि पास्ट के जितने भी बिल्स की पेमेंट हमें लेनी है उनको हम एडजस्टमेंट बोलेंगे, यानी कि हम प्रीवियस बैलेंसेस को एडजस्ट कर रहे हैं। जब भी हम भूतकाल के किसी बैलेंस को कम ज्यादा करते हैं तो उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। और वर्तमान के दिन उस बैलेंस को अगर हम लेके चल रहे हैं, मान लीजिए आज के दिन मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो मैं न्यू रेफरेंस लेता, तो एडजस्टमेंट लेना है। अब यहाँ पे रेफरेंस में कुछ लोग घबरा जाते हैं कि क्यों नहीं आया कुछ भी, तो यहाँ पे हमें स्पेस बार दबाना होता है। स्पेस बार दबाने से ही लिस्ट आती है। पहले जब मैं भी बिजी पढ़ा करता था तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि भैया आ क्यों नहीं रहा है, कुछ क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि रेफरेंस तो अपने आप आना चाहिए, बट एक्चुअल में स्पेस बार दबाना होता है। तो ये वाला बिल है S3012, जो कि पेंडिंग है, इसकी पेमेंट हम रिसीव कर लेंगे 2 लाख रुपए। F2 करके मैं इसको सेव कर दूंगा। जो इंस्ट्रूमेंट का टाइप है वो चेक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है चेक, तो यहाँ पे हम चेक ले लेंगे। नंबर है 157210 एंड द बैंक अकाउंट इज HDFC। ये शॉर्ट नरेशन में आता है। जिस बैंक से वो हमें चेक दे रहा है उसका खुद का बैंक अकाउंट HDFC में है, तो जस्ट शॉर्ट नरेशन में हमने छोटी सी डिटेल डाल दी। F2 किया, अगेन F2, देन F4 प्रेस किया फॉर द नरेशन एंड एंटर प्रेस किया। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, ये लिखना जरूरी है, किससे मिला, फ्रॉम सूरज लिमिटेड फॉर बिल नंबर S3012। नरेशन में शॉर्ट में भी लिखना होता है, बट जब बड़ी पेमेंट्स होती हैं तो उनको हम थोड़ा सा इलाबरेट कर सकते हैं। सेव। अब यहाँ पर बिजी हमें एक मैसेज दे रहा है जो कि थोड़ा सा समझने वाली चीज है। बिजी हमें ये कह रहा है कि आपको ऐसे पर्सन जिसका अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे बंदे से ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए जिसके पास खुद का पैन कार्ड नंबर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने सूरज का लेजर बनाया था तो वहां पे हमने उसका पैन नंबर नहीं डाला था। ठीक है। और कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन यदि हम ऐसे इंसान से कर रहे हैं जिसके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है और वो हमें 2 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट हमें कर रहा है या उसके बराबर की कर रहा है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन इलीगल कहलाती है। क्योंकि जब सामने वाले के पास उसका पैन कार्ड नंबर होगा तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की आंखों में रजिस्टर्ड भी होगा, और जो भी वो कुछ कर रहा होगा बिजनेस, उसके अंदर सारे के सारे अमाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। खुद सोचो, किसी का बैंक में किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है, उसने बैंक में जमा नहीं करा, तो बैंक क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन तुम 10 हजार से ऊपर की करते हो तो तुम्हें पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है। तो अगर हम पैन कार्ड दिखाएंगे तो उससे हम एक तरीके से ट्रैक हो रहे हैं गवर्नमेंट की आईज में, गवर्नमेंट की आंखों में हम रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और उसके तहत जितना भी हम पैसा कमा के डालते रहेंगे ना बैंक में, उससे हमारी इनकम के अगेंस्ट टैक्सेस भी बनते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका सिंपल सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट हमें पैन कार्ड के थ्रू ट्रैक करना चाहती है। और एक ऐसा इंसान जिससे हम 2 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट या उसके बराबर की ले रहे हैं, 2 लाख रुपए की, उसका पैन कार्ड हमने मेंशन नहीं किया बुक्स में, तो कहीं ना कहीं हम एक इलीगल और अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, अभी बाहर निकलने के लिए हम कंटिन्यू करके यस कर सकते हैं। और यदि हम नहीं निकलना चाहते तो यहाँ पर सूरज लिमिटेड के लेजर पे जाकर ऑल्ट के साथ एम प्रेस कर दो, जिससे कि इसका लेजर यहीं पे मॉडिफाई हो जाएगा। और यहाँ इसका IT पैन सेक्शन में पैन नंबर डाल दो। पैन नंबर अभी हम केवल प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया AAA E। ये लिमिटेड है तो ये C आना चाहिए, 1234A। और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी भी मुझे ये दिखा रहा है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब मैंने इस स्क्रीन को मॉडिफाई किया था इससे पहले, उस समय मैंने पैन कार्ड चेंज नहीं किया था। यानी कि जब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा था, ये वाली जो मैं अभी कर रहा हूँ, उस समय मैंने सूरज को मॉडिफाई नहीं किया था। तब तक तो मैं कर रहा था। तो इसीलिए ये पास्ट को लेके चलता है। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करके यस करता हूँ, सेव दिस वाउचर करता हूँ, और एक बार इस एंट्री पे मैं दोबारा आता हूँ, और अब मैं एक बार F2 करता हूँ, तो देखो डायरेक्ट सेव हो रहा है। अभी मेरे से बिल्कुल नहीं पूछ रहा कि इसका जो लेजर है उसका पैन कार्ड मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, क्योंकि अब वो स्क्रीन रिफ्रेश हो चुकी है। तो मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे, अमाउंट रिसीवेबल, ऑल अकाउंट्स, एंड देन F2। एंड एक बार सूरज को देख लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना, सॉरी। बिल्स रिसीवेबल, ऑल अकाउंट, बिल वाइज कंबाइंड, सारे बिल मुझे एक साथ देखने हैं, F2। तो देख सकते हैं कि सूरज का जो बिल था S3012, 2,25,000 का, उसमें से उसने हमें 2 लाख रुपए दे दिए, तो बचे कितने, 25,000 रुपये।
तो जब इस चीज को हम एज इट इज डिटेल में देख लेते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हमारी अकाउंटिंग सही डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 500 रुपीज पे कर रहे हैं हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के। ये भी बहुत आसान है। ट्रांजेक्शन्स, पेमेंट, ऐड, और यहाँ पर हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं कैश पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेजर पहले से है। यहाँ पे दिखा रहा है करंट बैलेंस में 0। इसका मतलब अभी तक हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस की कोई भी एंट्री पास नहीं करी है। यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे 500। F2 देन F4 प्रेस करना है नरेशन के लिए, बीइंग अमाउंट पेड। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इतना यू you नो इतना छोटा सा लेजर है, इतना छोटा सा खर्चा है कि आपको इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसी एंट्रीज में ये नरेशन रहकर सेव कर दो। ठीक है, ऐसी नरेशन डाल के इसको एंटर करके सेव कर दो, कोई जरूरत नहीं आगे लिखने की। फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यू डू नॉट नीड टू डिफाइन द रीजन फॉर एनी ट्रांजेक्शन विच इज लेस देन रुपीज 1000। उसमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। अब इसको सेव करा हमने, डन। अगला क्वेश्चन है फर्नीचर। हम 50,000 रुपीज का परचेज कर रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर। अब इस क्वेश्चन में हमने एक फर्नीचर खरीदा है एक पार्टी से जिसका नाम है मॉडर्न फर्नीचर। इनवॉइस नंबर भी हमें गिवन है, यानी कि बिल नंबर। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर केस में क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो चलिए परचेज वाउचर पे चलते हैं। ऐसा नहीं है। परचेज वाउचर तब यूज होता है जब हम कुछ खरीदते हैं बेचने के पर्पज से, और सेल्स वाउचर तब यूज होता है जब हम कुछ सेल करते हैं। ठीक है, जिसको हमने बेचने के पर्पज से खरीदा था उसको हम सेल करेंगे सेल्स वाउचर में। तो परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर बने हैं वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, यदि मेरा काम फर्नीचर का होता तब मैं फर्नीचर खरीदता, ठीक है, बेचने के पर्पज से, तो मैं परचेज वाउचर में एंट्री पास करता। मान लीजिए मेरी कोई फर्नीचर की दुकान है और वहां पर मैं टेबल कुर्सी ये सब बेचता हूँ, तो मैं फर्नीचर खरीदूंगा, पर्पज से खरीदूंगा तो मैं परचेज वाउचर यूज करूंगा। और जब मैं फर्नीचर को बेचूंगा तो मैं सेल्स वाउचर यूज करूंगा। यानी कि ट्रेडिंग पर्पस क्या है आपका। यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में कहीं देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि हम फर्नीचर से खरीदे। अगर ऐसा लिखता तो ये लिखा है फॉर 10 पीसेस खरीद रहे हैं, तो वो लैंग्वेज साउंड होती है क्लियर ट्रेडिंग नहीं की। है। हेलो। तो वो लैंग्वेज होती है ट्रेडिंग की। हेलो। मेरा तो वाईफाई प्रॉपर है। हेलो। हेलो। यस मेरा सर। तो नेट सही आ रहा है। पीछे का कुछ मिस हो गया। क्या ये मिस हुआ बताओ। फर्नीचर वाली एंट्री दोबारा समझा दीजिए, ये नहीं, पूरा इसमें ये साउंड कह नहीं रहा है कि चला हम गया। फर्नीचर खरीद रहे हैं ना जो। हेलो। 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 सुन पा रहे हो आप। हेलो। यस सर। तो सुनो, यहाँ ये पर जो हम फर्नीचर खरीद फर्नीचर रहे वाली हैं, एंट्री, हाँ जी। वही तो बता रहा हूँ, सुनो तो सही। ये जो हम ठीक है। फर्नीचर खरीद रहे हैं 50,000 रुपीज का मॉडर्न फर्नीचर से, ये जो हम खरीद रहे हैं ये उधार में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे परचेज वर्ड लिखा हुआ आ रहा है परचेज, तो इसको देख के हमें क्या लगता है कि परचेज वाउचर में एंट्री करो। ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज किसी ट्रांजेक्शन में परचेज लिखा हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन परचेज वाउचर में गिरेगी। परचेज वाउचर में वो ट्रांजेक्शन्स को हम एंटर करते हैं जिसे हम बेचने के पर्पज से खरीदते हैं। अगर मेरा काम फर्नीचर बेचने का ही होता तो मैं परचेज वाउचर में जाता। यहाँ पर जो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं ये अपने ऑफिस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, ऑफिस में यूज करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के एंट्री पास करनी होती है। ये नहीं कि इसमें परचेज लिखा है तो परचेज में चढ़ा दिया। अरे भाई, जिसका धंधा कुछ खरीद कर बेचने का होगा ना वो जाएगा परचेज वाउचर में। मान लो मेरा काम है लैपटॉप बेचने का, फर्नीचर बेचने का, तो जब मैं लैपटॉप और फर्नीचर खरीदूंगा तो मैं परचेज वाउचर में एंटर करूंगा, और जब मैं उनको बेचूंगा तो सेल्स वाउचर में एंटर करूंगा। अब सवाल ये आता है मैंने पता कैसे लगाया कि इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं ये ऑफिस पर्पस के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं लिखा कि हमारी फर्नीचर की दुकान है और हम 10 पीस फर्नीचर खरीद रहे हैं 50,000 रुपए के रेट से, एक फर्नीचर खरीद रहा हूँ 50,000 रुपए के रेट से। तो ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये मेरी फिक्स्ड एसेट है। ये फर्नीचर मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। मान लीजिए राम और घनश्याम दो लोग हैं और दोनों के दोनों एक दुकान में गए। राम ने फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए
और घनश्याम ने फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए, ठीक है। तो राम के लिए जो फर्नीचर होगा वो उसके लिए फिक्स्ड असेट होगी, क्योंकि उसने वो खरीदा है यूज करने के लिए, अपने ऑफिस में टेबल सेट करने के लिए जहां पर वो अपने फाइल्स डॉक्यूमेंट्स रख सके। परंतु घनश्याम ने जो फर्नीचर खरीदा वो बेचने के पर्पज से खरीदा, तो उसके लिए वो गुड्स है, उसके लिए वो वस्तु है, उसके लिए वो एक ट्रेडिंग गुड्स है जिसका वो व्यापार करेगा, जिसको वो बेचेगा पैसा कमाने के उद्देश्य से। तो राम और घनश्याम दोनों एक ही दुकान में गए, एक जैसे नाम के लोग, एक जैसे बिजनेसेस, बट क्योंकि उनका पर्पस अलग था फर्नीचर खरीदने का, इसीलिए राम के लिए फर्नीचर असेट है और घनश्याम के लिए फर्नीचर एक गुड्स है, ठीक है, एक ट्रेडिंग गुड्स। राम के लिए वो फिक्स्ड असेट है, घनश्याम के लिए वो एक गुड्स है। ऐसे समझना है हमें। तो यहाँ से हम जाएंगे जनरल वाउचर पे, ऐड करेंगे इसको। ट्रांजेक्शन की जो डेट ऑफ 5 अप्रैल है। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का सिस्टम चलेगा। जनरल वाउचर में डेबिट क्रेडिट चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि पहले से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अकाउंट है, क्या है। डेबिट। अब डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक क्या है, देखो। डेबिट का मतलब होता है प्लस, और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। असेट की दुनिया के लिए, असेट की दुनिया में डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है। लाइबिलिटीज की दुनिया में ये चीज उल्टी हो जाती है। लाइबिलिटीज में क्या होता है, जब हम कर्जा किसी से लेते हैं तो हमारा क्रेडिट बढ़ता है। तो लाइबिलिटीज के अंदर जब लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट से बढ़ती हैं, और लाइबिलिटीज घटती हैं तो डेबिट से घटती हैं। बस हमें ये समझना है। तो यहाँ पे क्या है, हम डेबिट क्या करेंगे, हमारे लिए तो असेट बढ़ रही है, तो असेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो क्योंकि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, इसलिए हम फर्नीचर नाम की असेट का बैलेंस बढ़ाएंगे। ऐसे फर्नीचर जो हमारी असेट है उसका बैलेंस बढ़ेगा, कितने रुपए से, 50,000। क्रेडिट में क्या आएगा, क्योंकि हम ये फर्नीचर उधार में खरीद रहे हैं किसी ऐसे व्यापारी से जिसने हमें फर्नीचर बेचा है। अब अगर मैं किसी से उधार में खरीदूंगा तो मैं उसको पैसा भी पे करूंगा, तो वो बंदा जिससे मैंने खरीदा है उधार में वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। और मैंने बताया था कि लाइबिलिटी का बैलेंस जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। बस इस लॉजिक को ध्यान में समझना। उस बंदे का नाम है मॉडर्न फर्नीचर। अब मॉडर्न फर्नीचर को तो लेजर कहीं दिख नहीं रहा, तो ऑनलाइन लेजर हम कैसे बनाते हैं, उसका शॉर्टकट क्या होता है, F3। बीजी के अंदर ऑनलाइन लेजर तुरंत बनाने का शॉर्टकट होता है F3। यहाँ पे हम लिख देंगे मॉडर्न फर्नीचर। ये मॉडर्न फर्नीचर एक्चुअली में एक दुकान का नाम है जिससे हम उधार में फर्नीचर खरीद रहे हैं। ये हमारे लिए क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। और यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ नहीं डालना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आज हो रही है। मॉडर्न फर्नीचर ट्रेडर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है मेरी किताबों में, कोई पिछले साल की कोई पेमेंट नहीं है जो कि मुझे उसकी देनी है। ये तो मैं आज खरीद रहा हूँ, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं आएगा। अगेन मैं F2 करके इसको सेव कर देता हूँ, और मैंने F2 किया। लॉन्ग नरेशन पे मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसकी कोई नरेशन सेट नहीं कर रखी है। बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, और यहाँ पर एक बिल नंबर भी था, वो बिल नंबर भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। वो बिल नंबर है MF/0001। इसको मैं F2 कर रहा हूँ। और जस्ट सेव करने से पहले मॉडर्न फर्नीचर ट्रेडर्स के लेजर पे जाकर मैं एक बार Alt+M कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसका एक पैन कार्ड नंबर डिफाइन कर देता हूँ, जिससे कि बाद में मुझे डिस्टर्ब ना करिए। PF1234A। अब मैंने F2 किया, F2 किया, एक और बार F2 किया, और सेव हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडर्न फर्नीचर का भी हमने एंट्री कर दी है। अगली एंट्री है कैश विड्रॉ। हमने कैश निकाला है बैंक से 25,000 रुपये बाय चेक नंबर दिस। इसकी एंट्री होगी कॉन्ट्रा वाउचर में। तो कॉन्ट्रा वाउचर हमारा है यहाँ पे, ऐड 5 अप्रैल। डेबिट में आ जाएगा क्या, जब मैं कैश बैंक से निकाल रहा हूँ। कैश और बैंक दोनों ही मिल एसेट है। तो आप मुझे बताइए कि बढ़ क्या रहा है और घट क्या रहा है, जल्दी बताओ। सर बैंक बैंक माइनस हो रहा है और कैश प्लस हो रहा है। वेरी गुड। तो कैश हमारा बढ़ रहा है। जब असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे। कितने रुपए से लिखेंगे, 25,000 से।
और अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा हो कभी एंट्री करते वक्त, तो इस बैलेंस की तरफ देख लिया करो। यहाँ पे दिखा रहा है अभी 1,50,700। तो मेरे एंटर करने से ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि कैश मैंने बैंक से निकाला है। तो मैंने एंटर किया, तो देखो ये 1,50,700 से 1,75,700 हो गया। सिंपल। ये ट्रांजेक्शन हुई कैसे है? चेक से। सॉरी सॉरी, कैश में तो हम चेक ले ही नहीं सकते, ये तो हम बैंक में लेंगे, इसलिए आपको इसको NA यानी कि नॉट अवेलेबल करना होगा और नीचे आना होगा क्रेडिट में। हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं थ्रू चेक। तो हमने सेल्फ चेक, मेरे को लगता है हमने अपना सेल्फ चेक दिया होगा बैंक में, ICICI बैंक 25,000। यहाँ पे हम चेक ले लेंगे और यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा 101,203। अब नरेशन की बात आती है। तो यहाँ से बैंक का बैलेंस हमारा घटा है, कैश का बैलेंस बढ़ा है, ये हमें जरूर मेक श्योर करना है कि इस एंट्री में ऐसा हो। अब नरेशन पे हमें दबाना है F4। तो यहाँ पे दिखा रहा है बीइंग कैश डिपॉजिटेड। ठीक है, तो मुझे सेकंड नरेशन कैसे दिखेगी जो मैंने डाली थी? क्विट। मैंने एक्चुअली में दो नरेशन डाली थी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड एंड बीइंग कैश दिस। हाँ, मैंने एंटर किया तो देखो दो नरेशन आ गई, बीइंग कैश डिपॉजिटेड एंड बीइंग कैश विड्रॉल। तो इन दोनों में से कौन सी नरेशन है हमारी, नीचे वाली या ऊपर वाली, बताओ? कैश विड्रॉल। विड्रॉल। तो जो मुझे हटानी है बीइंग कैश डिपॉजिटेड, उसको मैं ऐसे रखूंगा, और यहाँ पे एक शॉर्टकट आता है F9, इसको हम प्रेस कर देंगे। तो F9 से तो ये डिलीट नहीं हो रहा। ओके, F9 यहाँ पे वर्क करता है, इधर नहीं करता। तो आपको बैक स्पेस प्रेस करना है और फिर यहाँ पे डिलीट का बटन दबाना है, जिससे कि एंट्री ऊपर आ जाए। कम ऑन, ये तो आ ही नहीं रही। कॉपी करके पेस्ट करते हैं, लगता है ज़्यादा ऑटोमेशन से दिक्कत हो रही है। इसको ऐसे मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी, हम होंगे कामयाब, हाँ हो गए। यहाँ पे स्पेस बार दबा के इसको डिलीट किया एंड दैट्स इट। थोड़ा लफड़ा है इसमें, दो, मुझे लगता है दो नरेशन नहीं डालनी चाहिए थी वहाँ पे। इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी है। दैट्स इट इन टुडेज क्लास। डिस्प्ले में जाके आप यहाँ पर अकाउंट बुक्स में जाके डे बुक देख सकते हो, एंड F2। तो ये आपकी पूरी की पूरी डे बुक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज। ठीक है, ओके ओके, सर। चलिए गुड नाइट। ओके सर।